बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। हमने आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ना है। पास्ट सिंपल भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट एंड मोर ओवर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नरेशन टेंस, कि जिसमें हम नरेशन बयान करते हैं, नरेटिव एसेज लिखते हैं जिसके साथ हम। तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है बिकॉज मोस्ट ऑफ द दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर on tenses and how to write, how to use these tenses into your writing, how to make sentences. तो इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लोर ऑल दोज एस्पेक्ट्स। वो तमाम एस्पेक्ट्स को मैं एक्सप्लोर करूँगा। वो जो कॉमन हिंड्रेंस राइटिंग में उसको भी हम देखेंगे। वो कॉमन मिस्टेक्स हैं, सेंटेंस कैसे बनाना है, पास्ट में कोई वाक़या हो, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो, वो कैसे लिखते हैं, जो रियल एसेंस है, जो रियल यूज़ है पास्ट इंडेफिनिट का, वो आज हमने देखना है। और इसमें मैं ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दूंगा आपको टेंसेस के बारे में, कि उसमें किस तरह से हम टेंसेस को यूटिलाइज़ करते हैं, और उसमें हम वो सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। टाइम लाइन पे किस तरह से हम बयान करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा वी डिस्क्राइब ऑल द टेंसेस यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर। ये टाइम लाइन हम कहते हैं। जिस तरह से आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंट है। जो ग्रीन, लाइट ग्रीन में है, ये पास्ट है जो गुजर गया है। और जो रेड में है वो फ्यूचर है। That may vary, my color distinction is very poor and that's why इसमें आपने देखना है जो अभी की बात हो रही है वो प्रेजेंट में है, यानी जो इस वक्त एक्शन हो रहा है इस वक्त। आगे फिर इसकी 4 स्टेट्स हैं जो अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे चल रहा है। ये ज़रा येलो डॉट पे देखिएगा, जो अभी के पॉइंट ऑफ पे चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, जब आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, तो इसका मतलब ये एक्शन राइट ना हो रहा है, तो इसका पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन हो रहा है वो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। इसको अगर हम यही पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में ले जाएं, गुजरे हुए टाइम पे, तो गुजरे हुए टाइम पे येलोश कलर से आपको डिस्टिंक्ट हो रहा है, ये पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। फ़र्ज़ करो सपोज हम कल आपने किसी को देखा तो वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो उस वक्त जब आपने देखा उस वक्त वो एक्शन कर रहा था, तो वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्शन कर रहा था। और यही एक्शन अगर हम उठा के फ्यूचर में ले जाएं, फ़र्ज़ करो हम फ्यूचर में इमेजिन करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं या इमेजिन करते हैं या फोरसी कर रहे हैं कि 2025 में वो ये कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि 2025 हमारा फ्यूचर में चूँकि, और उस वक्त उस 2025 के उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे वो काम कर रहा होगा, तो इसलिए उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस कौन सा हुआ फिर, जो किसी पॉइंट ऑफ एक्शन पे हो रहा हो, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। आई थिंक ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। जो राइट ना हो वो प्रेजेंट, जो पास के किसी पॉइंट पे हो पास्ट कंटिन्यूस, और जो फ्यूचर के किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो। अब हम आते हैं जी, इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। जैसे नाम से जाहिर है, इट्स नेम शोज इट इज़ नॉट डेफिनेट, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। ये अनडिटर्मिन्ड होता है, ये किसी भी टाइम हो सकता है। जैसे देखिएगा आप टॉप पे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी कोई मेंशन नहीं किया हुआ कौन सा टाइम है। ये किसी भी टाइम हो सकता है, पूरे प्रेजेंट के फ्रेम में, टाइम के इस फ्रेम में वो किसी भी टाइम हो सकता है। यानी पास्ट में भी किसी टाइम हो सकता था, वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जो अभी के फ्रेम में हो सकता है, होता है, वो प्रेजेंट हो गया। जो फ्यूचर में हो जाएगा किसी भी टाइम, वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो इसीलिए हम इसको, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनिट टेंस। तो यानी कि जिसका टाइम फ्रेम स्पेसिफिक ना हो, इनडेफिनिट हो, वो जैसे फर्स्ट करो सपोज कि आई यूजुअली रिकॉर्ड माई लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, तो अभी यहाँ पे ये मेरा एक्शन कोई प्रेजेंट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है या अनडिटर्मिन्ड, स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी भी टाइम
वो रिकॉर्डिंग होती है, तो ये इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट होगा। इसी तरह से फ़र्ज़ करो हम कहते हैं कि चलें जी, पाकिस्तान विल लॉन्च अ न्यू सैटेलाइट इन 2022। तो इसका मतलब है ये 2022 तो है साल में, लेकिन वो इसका टाइम फ्रेम स्पेसिफिक नहीं है, 2022 में कहीं भी होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट। पास्ट में अगर सपोज वी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, तो ये पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन पास के किसी भी टाइम को स्पेसिफिक नहीं कर रहा। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो कंटिन्यूस है, जो इनडेफिनेट टाइम है वो इनडेफिनेट है, अनस्पेसिफिक है। फिर तीसरा जो टेंस है वो है, उसकी स्टेट है वो है परफेक्ट है। परफेक्ट जैसे नाम से ज़ाहिर है, द नेम इंडिकेट्स दैट इट शोज द कंप्लीशन ऑफ एक्शन। ये कंप्लीशन ऑफ एक्शन है। और इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, इसका टाइम फ्रेम पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है। ज़रा गौर कीजिएगा, यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले एक्शन हो जाए तो वो परफेक्ट टेंस होता है। मसलन फ़र्ज़ करो अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मैं सपोज कहता हूँ कि आई हैव स्टार्टेड माई रिकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है ये कब के हवाले से मैं कह रहा हूँ, कब कह रहा हूँ मैं, अभी, और अभी के हवाले से मैं अभी के टाइम ऑफ रेफरेंस से कह रहा हूँ कि मैंने कर दिया है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम जो अभी का है और इससे पहले जो एक्शन कंप्लीट हुआ वो परफेक्ट टेंस होगा। यानी कि किसी अभी के पॉइंट ऑफ टाइम के रेफरेंस से उससे पीछे वाले टाइम एक्शन को जो कंप्लीट हो गया है वो परफेक्ट टेंस कहलाएगा। अगर हम पास्ट में चले जाते हैं, सपोज हम कहते हैं कि 2018 में इलेक्शन हुआ, 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो जो 2018 की एक स्पेसिफिक डेट को सपोज इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले अनाउंस स्केड्यूल कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं वो क्या है, 2018 है। और जो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया वो उससे पहले का एक्शन है। तो अगर पास के किसी पॉइंट कौन सा था, 2018 का इलेक्शन, और जो उससे पहले का एक्शन कंप्लीट हुआ वो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। यानी पास के किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसी तरह से फ्यूचर में हम नोट कर लें, फ्यूचर में सपोज हम कहते हैं कि 2025 तक पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 2025 तक ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है 2025, यानी वो पॉइंट से हम रेफ़र कर रहे हैं, यानी उस पॉइंट को हम सेंटर बना रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस है वो कंप्लीट हो जाएगी इन 2025 के रेफरेंस से। तो इसका मतलब है 2025 तक ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान विल हैव प्रोग्रेस्ड बाय 2025 या विल हैव प्रोग्रेस्ड या स्ट्रेंथन्ड फाइनेंशियली बाय 2025। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो जाए उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब जी चौथी स्टेट जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट के साथ ही, यानी जो का एक्शन कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट हो गया, और उस पॉइंट ऑफ जिसके रेफरेंस से हम बात कर रहे थे उस पॉइंट पे एक्शन साथ में चल भी रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब ज़रा कंफ्यूज होंगे कि वो कैसे। सपोज मैंने अभी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, मैंने अभी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि मुझे 15 मिनट से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है अभी के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात हो रही है और इस वक्त मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये कंटिन्यूस हो गया। इसके रेफरेंस से पीछे जो है ना वो 15 मिनट भी गुजरे हैं, तो जो इसके रेफरेंस से 15 मिनट गुजरे हैं वो क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। और इस वक्त जो प्रोग्रेस में है वो क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। क्लियर हो गया। अब हम पास्ट पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है। पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमने परफेक्ट को पढ़ते हुए कहा था ना कि वो परफेक्ट किसी पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले का एक्शन कंप्लीट हो गया। तो पास्ट में हम सपोज कर लेते हैं पास्ट में उस पॉइंट पे एक्शन चल रहा है तो वो कंटिन्यूस हो गया, और उस पॉइंट से पहले शुरू हुआ
तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। पीछे परफेक्ट है और आगे कंटिन्यूस हो, तो दोनों परफेक्ट कंटिन्यूस हो गए। इसी तरह से हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, क्योंकि फ्यूचर अभी होता नहीं है, अभी हम उसको इमेजिन कर रहे होते हैं। फ्यूचर में हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में होगा, तो फ्यूचर हो गया। हम कहते हैं कि 5 साल 2050 में 5 साल से पाकिस्तान ये तरक्की कर रहा होगा, तो इसका मतलब है हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, 2050। और उससे पहले कब शुरू हुआ, 5 साल से। इसका मतलब वो एक्शन कब शुरू होगा, सपोज कर रहे हैं हम 45 में, और 45 से लेकर 50 तक वो एक्शन कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। 2 कंप्लीट हो गया, वो परफेक्ट हो गया। और जो 2050 में चल रहा है, यानी उस वक्त चल रहा है, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस। तो दोनों को मिला के क्या किया, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो यानी इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जिसमें कुछ टाइम से एक्शन परफॉर्म हो रहा हो किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। आई होप कि इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, और हमने सारे टेंसेस की स्टेट्स को किस तरह से हम इमेजिन करते हैं। whenever you keep this sort of thing in your mind, you will never forget the real concept of tenses. Mostly क्या होता है हमारे यहाँ कि we use different उर्दू और पंजाबी यू कैन से इंडिकेशंस हम यूज़ करते हैं। ता है, ती है, तो वो प्रेजेंट होता है, रहा रही है तो वो कंटिन्यूस होता है, सच सॉर्ट ऑफ थिंग। बट इट इज़ नॉट कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि आप उसको रियल में होता है, आप फिर क्या करते हैं, व्हेन एवर यू लर्न अबाउट दीज उर्दू इंडिकेशंस या पंजाबी इंडिकेशंस, फिर आप क्या करते हैं कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मुलेट सेंटेंसेस इनटू उर्दू और पंजाबी। पहले आप उर्दू में सेंटेंस बनाएंगे, सोचेंगे पंजाबी में, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पंजाबी स्पीकर्स, या कोई और लोकल लैंग्वेज है, सराइकी है, हिंद को है, और पश्तो है, व्हाट्सएवर। फिर वो किस में सोच बनाएगा सेंटेंस, उर्दू में, और देन ही विल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज, that is against the concept of language. Language should be taught and language should be used. It is against the learning process of language. You make first of all think in other language and formulate or produce another language. This is a wrong way, because if you are Punjabi speakers, अगर आप पंजाबी स्पीकर हैं तो क्या आपने पहले उर्दू में सीखी थी पंजाबी? Now you learn पंजाबी in पंजाबी and with पंजाबी. इसी तरह से अगर आप उर्दू सीखी है तो यू डिडंट लर्न विद द हेल्प ऑफ पंजाबी, रादर यू जस्ट लर्नड एज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल प्रोसेस से आपने इसको सीखा, तो वो प्रोसेस ही एक्चुअली वो प्रोसेस होता है जो आपको भूलता नहीं है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके टाइम, जैसे यू डोंट नो एनी ग्रामर ऑफ पंजाबी बट यू कैन स्पीक। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि आपको पंजाबी की रियल सेंस में आपने वो लर्न किया है, नेचुरल तरीके से सीखा है। तो यही नेचुरल तरीका आपने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है, बिकॉज इफ़ यू लर्न इन आर्टिफिशियल मैनर यू कांट यूज़ दिस इंग्लिश इन टू योर ओन सेंटेंसेस। आप लिख नहीं सकते। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में आपको एक टेंस का यूटिलाइजेशन और इसका किस तरह से हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल लर्न अ लॉट, सो बी पेशेंट। इसमें हमने 2-3 चीज़ों का समझना है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, नरेटिव एसेस कैसे बनाते हैं, मॉरल स्टोरीज़ कैसे लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ कैसे लिखते हैं, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर। मूव ऑन करते हैं जी। पहला है जी, आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखना है कि वेयर दिस टेंस इज़ यूज्ड, कहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे इस टेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है जी, आपका कोई भी जो एक्सपीरियंस होगा वो हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। एक्सपीरियंस कैसे है, जैसे हैप्पी डे है, सैड डे ऑफ योर लाइफ है,
सिमिलरली व्हेन यू लॉस्ट योर बैग है, लास्ट डे एट कॉलेज है, फर्स्ट डे एट कॉलेज है, या कोई विजिट है, या एनीथिंग जो पास्ट का है, वो एक्सपीरियंस आपका किस में लिखा जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और कुछ इंसिडेंट है, जैसे कोई वाक़या हो जाता है तो वाक़या पास्ट का है, तो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड अबाउट दैट विल बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट। जैसे फॉल ऑफ ढाका हुआ, बांग्लादेश की सेपरेशन है, वॉर ऑफ 1965 है, 71 की है, 9/11 का अटैक है, FIA बिल्डिंग पे अटैक होता है, वर्ल्ड वार 2 के बारे में बात करनी है, 1 के बारे में बात करनी है, दुनिया की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, पास्ट में क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करनी है, पास्ट का हवाला, रोमन एम्पायर के बारे में बात करनी है, इस्लामिक कैलिफेट के बारे में बात करनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी के बारे में बात करनी है, अरेबिया उस वक़्त के अरेबिया के बारे में बात करनी है। ऑल दीज थिंग्स विल बी इन इंसिडेंट या पास्ट इंडेफिनिट। और क्या होता है उसमें? हैपनिंग और हैबिट्स होती है। कोई भी हैपनिंग है, कोई वाक़या हुआ है, जैसे मैरिज अटेंड किया आपने, कोई फेयर अटेंड किया आपने, विज़िट किया कहीं पे आपने, ये सारा का सारा दैट विल बी रिटन इन पास्ट। तो पास्ट को कॉन्सेप्चुअली समझना है, हाउ वी यूज़ इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। दिस इज़ द रियल सेंस ऑफ यूजिंग टेंसेस। डोंट लर्न इट के इसके आखिर में अलफ छोटी ये बड़ी ये आएगी। You can't write at your own. This is the common problem in our students, particularly in the region of Punjab. Particularly those who live in villages can't make sentences at their own. 10 sentences लिखना मुश्किल हो जाते हैं। रीज़न क्या है? कि they have no idea about कि what is the real application of this tense, what is the real use of that tense in real life. तो आपने समझना है। अब मैं एक वाक्य लिख के आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो दैट विल बी वेरी इजी। आगे चलते हैं जी। प्रैक्टिस करनी अच्छी आपने। अब ज़रा मैंने 2-3 सेंटेंसेस को इकट्ठा करके, टाइप ऑफ सेंटेंसेस को मैंने प्रैक्टिस करनी है। एक तो हो गया जी पास्ट सिंपल में हम चूँकि इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस भी आते हैं, जहाँ पे एक तो 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक जिसमें वर्ब होता है, एक्शन या स्टेट होती है, एक वो वर्ब हो गए, और एक वो है जहाँ पे लिंकिंग वर्ब होते हैं, जहाँ पे एक्शन या स्टेट नहीं होती, सिंपल हम सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं या कंप्लीट कर रहे होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे सपोज़ हम कहते हैं कि कायद-ए-आज़म वॉज अ ग्रेट लीडर, तो क्या कायद-ए-आज़म यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या उनकी स्टेट है? नहीं। कायद-ए-आज़म को अ ग्रेट लीडर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में मज़ीद बता रहा है। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस को हम ऐसे सिंपल वर्ड्स में मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया कि जैसे सेंटेंसेस जिनमें जस्ट इंफॉर्मेशन हो सब्जेक्ट के बारे में, उनको हम किस तरह से बनाते हैं? सब्जेक्ट के बाद वॉज फॉर लगा देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हो वो लगा देते हैं। ये मैंने इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट या अंडरस्टैंडिंग के लिए कहा है। वैसे इसको लोग ग्रामर की लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट आगे देखते हैं हम कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, नॉमिनल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं उसको। उसके अलावा प्रेपोजिशन फ्रेज हो सकती हैं और इन्फिनेटिव हो सकता है। जैसे मैं चंद एक मिसालें देता हूँ। जैसे यू कैन से अल्लामा इकबाल वॉज अ ग्रेट पोएट, ये पास की इंफॉर्मेशन है। अल्लामा इकबाल ये नाउन है, अ ग्रेट पोएट, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अल्लामा इकबाल वॉज रिलीजियस, ठीक है। अब रिलीजियस जो है ना वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अल्लामा इकबाल वॉज इन सियालकोट या इन लाहौर इन मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो अब यहाँ पे इन लाहौर जो है वो क्या है? प्रेपोजिशन फ्रेज है। अब अल्लामा इकबाल वॉज टू अवेक हिज नेशन थ्रू हिज वर्सेस, अब वॉज टू अवेक जो है, टू अवेक इन्फिनेटिव है। तो ये 4 चीज़ें हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ग्रामर में आपको अक्सर एडजेक्टिव और नाउन का जिक्र मिलता है, ये मैंने खुद से बताई हैं आपको। तो मोस्टली इसमें एडजेक्टिव लगते हैं जब हम वॉज का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
और जहाँ पे पोजेशन हो वहाँ पे हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हैड के साथ याद रखना है, हैड के साथ हम नाउन इस्तेमाल करेंगे हमेशा। तो एक सेंटेंसेस पास्ट में जब हमने लिखना है तो कुछ सेंटेंसेस में वर्ब नहीं आता, वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, अगेन फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट्स। तो इन्फॉर्मेशन में आपने वॉज पर लगाना पहले सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बताया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट की दो डेफिनेशंस होती हैं, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो एक्शन परफॉर्म करने वाला हो वो भी सब्जेक्ट होता है, और जिसकी स्टेट बयान की जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट जो है इतनी सारे टाइप के होते हैं, मोस्टली हमने यही पढ़ते हैं कि डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, लेकिन जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, टुडे वेदर इज़ या येस्टरडे वेदर वाज वेरी फाइन, तो हमने हम किसके बारे में बात की, वेदर के बारे में। तो वेदर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। वेदर काम तो नहीं कर रहा, वाज वेरी फाइन ये उसका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमने उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमने वहाँ पे कुछ सीनरी बयान करनी हो तो सीन ज़रा बताइएगा, टाइम, अगर हम टाइम के फ्रेम में देखें तो सीन कहाँ पे चल रहा होता है उस वक्त, कंटिन्यूस में होता है। तो सीनरी जो बयान करनी होती है वो हम पास्ट कंटिन्यूस में बयान करते हैं, हम पास्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, यानी वो पास्ट में एक्शन उस वक्त या स्टेट उसकी चल रही होती है, तो वो हम किस में बयान करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में। जहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे भी सीन में इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे वर्ब हो रहा, वर्ब यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस लगाते हैं। तो वो तो आपको पता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो मोस्टली सीन बयान करते हुए हम एक्टिव वॉइस का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अलबत्ता पैसिव वॉइस भी यूज़ हो सकता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फिर सवाल पैदा होगा कि कैसे पता चलेगा हमें एक्टिव वॉइस है। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ देयर, सब्जेक्ट मौजूद है, एक्शन परफॉर्म करने वाला मौजूद है, उस एक्शन का एजेंट मौजूद है, उस स्टेट का जिसके बारे में बात की जा रही है वो मौजूद है, तो इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस है। जैसे फिर हमने वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर पैसिव वॉइस है तो फिर वॉज वर्ब के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये तो पैसिव वॉइस के बारे में आप फेमिलियर हैं, हमने मज़ीद प्रैक्टिस में देखे हैं किस तरह से हम यूज़ करते हैं। और जो इंडेफिनेट है वो सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं पहले भी। इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसमें ये जहन में रखना है कि व्हेन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस, जस्ट कीप इन माइंड कि आपने सेंटेंस कैसे बनाना है। जस्ट वर्ब पे सवाल करना है कि हु इज़ डूइंग, कौन ये कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और किस पर हो रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन, या हु इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर वॉज वर्ब नहीं लगाना। जैसे हमें अभी मैंने आपको बताया कि मैनी टीचर्स टीच के जहाँ पे था आज वहाँ पे वॉज लगाना, जहाँ पे थे आज वहाँ पे वर्ब लगाना। तो ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने अगर हम देखें कि हमने पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे कमिट अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक कि दे यूज़ वॉज वर्ब, वही था थे को जो न वो क्या है वो इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हैं। तो इसमें याद रखना, जब भी सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट हमारे पास हो, तो वहाँ पे वॉज वर्ब नहीं लगाएंगे, वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो डिडंट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट पे है, सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही नहीं है, या होता है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती। पैसिव वॉइस का उसूल ये होता है कि शब्द ऑब्जेक्ट या तो होता ही नहीं है सब्जेक्ट, अगर हो भी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं होता। उसमें फिर ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो फिर वॉज वर्ब इस्तेमाल करना पैसिव वॉइस में, जस्ट या इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस में। ये तो उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस था। हम प्रैक्टिस कैसे करनी है अगली स्लाइड पे हम चलते हैं, जिस पे हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंसेस। आपने एक विज़िट किया, मैंने ये नरेटिव ऐसे भी है, आपने वहाँ पे विज़िट किया है और विज़िट को आपने अपनी स्टोरी बना रहे हैं, आप वाक्य लिख रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि पास्ट इंडेफिनिट इनफैक्ट एक नरेटिव टेंस है जिसमें हम पास्ट के वाक़या को बयान करते हैं और उसमें
सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट हमेशा यूज़ होता है नरेशन में, वाक़या बयान करने में, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग FSC, you know, FSC या whatsoever अदर क्लासेस। मैनी टाइम लिटरेचर में स्टोरीज होती हैं, उसके बाद नॉवल में एक वाक़या होता है, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना वो पास्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि वाक़या पास्ट में हो रहा है, स्टोरी पास्ट में हो रही है, और सवाए एसेस के जो प्रोज राइटिंग होती है वो जो है ना वो पास्ट में नहीं होती, वो करंट इश्यूज़ पे भी हो सकती है, पास्ट के इश्यूज़ पे भी हो सकती है। लेकिन जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, आपका उसके अलावा नावल है वो, और उसके अलावा आपकी पास्ट का हिस्ट्री का कोई वाक़या है प्रोज राइटिंग में, तो वो सारे के सारे सवाल पास्ट में होंगे। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली FSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर अबाउट मोर देन 90% क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पास्ट टेंस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर सेंटेंस फॉर्मुलेशन। और फिर मोर ओवर नॉट ओनली फॉर दैट, it is also useful for those students who are working, who are studying at BS levels. They can make most of the time they are given assignment to write an essay. Narrative essays होते हैं, essays का एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है इसमें BS प्रोग्राम में फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में। तो इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर देम, बिकॉज आपको एसेज लिखने के लिए आते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ टाइप के एसेज हम देखेंगे, वो हम आपको टेंसेस के साथ साथ उस टाइप के एसेज की प्रैक्टिस भी इसमें शामिल होगी। लेट्स सी जी, हमने जैसे कहा विज़िट किया जी हमने, तो सबसे पहले ज़ाहिर आप प्लान करेंगे, तो प्लान पे सवाल करना है, कौन प्लान कर रहा है और किसको प्लान कर रहा है। सपोज़ मैंने प्लान किया तो क्या होगा, अब प्लान करने वाला मौजूद है आए, तो क्या हो जाएगा आई। अब पास्ट में है तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, तो आई प्लान्ड। अब प्लान्ड किसको प्लान किया, आई वी या वी प्लान्ड हो गया। प्लान किसको किया, या हमने ज़्यादा लोगों ने किया तो वी 4 फ्रेंड्स प्लान्ड। प्लान किसको किया, अ विजिट किया। अब देखें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब मज़ीद इसमें सेंटेंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये चंद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है। वी 4 फ्रेंड्स प्लान अ विजिट, विजिट किसका, टू मरी, तो ये एक्सटेंड हो गया, विजिट का एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया। अगेन विजिट टू मरी कब, लास्ट मंथ, टाइम भी आ गया साथ में, ये वर्ब ऑफ टाइम आ गया, और बढ़ा सकते हैं। लास्ट मंथ से क्यों गए जी, आपकी आगे रीज़न भी लगा सकते हैं, टू एंजॉय आवरसेल्व्स, और एंजॉय की बजाय आवरसेल्व्स की बजाय कुछ और भी ऑब्जेक्ट भी लग सकते हैं, एंजॉय द ब्यूटीफुल सीन्स। ब्यूटीफुल सीन किसका है, ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स हैं। ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स किसके हैं, मरी के लिख सकते हैं, या मज़ीद लिखना हो एंड ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल वे। आई हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ टू सेंटेंसेस हाउ टू प्रोलॉन्ग इट। बाय है, बाय का मतलब क्या है पता है आपको सभी को। I don't translate words and sentences into Urdu so that you may understand। बाय का क्योंकि पता है तो don't try to translate के बाय का मतलब ख़रीदना, पहले ख़रीदने में सेंटेंस बनाएं, पहले आप उर्दू में सेंटेंस बनाएं, हमने ख़रीदे, ऐसे नहीं है। बाय से सवाल करें, बाय पे सवाल करें, कौन ख़रीद रहा है, who is buying, we, तो क्या बनेगा, हम ख़रीद रहे हैं तो क्या होगा, वी बॉट। पास्ट में चूंकि लिख रहे हैं तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म आ गया। अब बॉट वट, क्या ख़रीद रहे हैं, तो आप उस चीज़ों के नाम लिख देंगे। वी बॉट ईटेबल्स, खाने की अशिया खरीदी, ईटेबल्स एंड, और क्या था, यू हैव टू गो टू मरी, तो वहाँ पे क्या चाहिए आपको, वार्म क्लोथ्स। अब बजाय इसके कि आप गर्म कपड़े कहें, वार्म क्लोथ से भी आपको पता चल रहा है। तो ये इफ़ समबडी इज़ टोटली लेमैन, टोटली अब उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं, उसको आप कहेंगे गर्म कपड़े होते हैं, वार्म क्लोथ्स। बट फॉर द स्टूडेंट्स आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रांसलेट एवरी वर्ड और एवरी सेंटेंस इन टू उर्दू,
जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर वार्म क्लोथ्स का पता है तो दैट्स एनफ, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट के गर्म कपड़े ही करने हैं। जी, वार्म क्लोथ्स फ्रॉम आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब वार्म क्लोथ्स कहाँ से? फ्रॉम द बाजार, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया एडजेक्टिव फ्रॉम द बाजार। और किस लिए? टू प्रोवाइड नेसेसरी थिंग, उसकी रीज़न आ गई। तो इन दिस वे वी कैन structure different sentences and extend and lengthen those sentences with the use of adverbs, with the use of phrases, with the use of infinitives and so on. आप इसको extend कर सकते हैं। अब आगे देखें जी, ये पूरा वाक्य है, आपने उस वाक्य को बयान करना है। प्लान और बॉट का मैंने आपको बता दिया। अब आपने हायर है, जाहिर है व्हेन यू हैव प्लान्ड तो आपको क्या चाहिए जाने के लिए? यू नीड अ कार, तो आप क्या कहेंगे? हायर, हायर किया। हु हायर्ड? वी हायर्ड। व्हाट हायर्ड? क्या हायर किया? अ टैक्सी, टैक्सी हायर की तो क्यों की? टू गो टू मरी, मरी क्यों जाना है? टू हैव अ विजिट, हैव अ टूर। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इनवाइट, इनवाइट कौन कर रहा है? वी, तो क्या होगा? सब्जेक्ट मौजूद है। वी इनवाइटेड किसको? आर अदर फ्रेंड्स या आर फेलोज, किस लिए? टू जॉइन विद अस, टू जॉइन अस, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पे? इन क्या होगा? जॉइन अस एट द टूर, इन द टूर। जी, अब आपने उस दिन को बयान कर रहे हैं, सनी डे था। जी, इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे सनी डे तो कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जस्ट उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो क्या होगा? इट वॉज अ सनी डे। आप ज़रा सीनरी बयान कर रहे हैं। व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग सम सीन, तो मैंने बताया था कि चूंकि सीन क्या होता है, उस पॉइंट ऑफ एक्शन पे वो स्टेट या वो एक्शन हो रहा होता है। सीन इनफेक्ट क्या होता है? अगर फर्ज करो अभी का सीन मैं बयान कर रहा हूँ, तो इस वक्त जितने भी जितना भी एक्शन है वो परफॉर्म है, मतलब कंटिन्यूस में है। जैसे मैं कहता हूँ कि राइट नाउ इट इज़ नाइट और द स्टार्स आर शाइनिंग या ट्विंकलिंग, उसके बाद कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, तो मैं अभी का सीन बयान कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कह सकता हूँ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, यू आर लिसनिंग टू मी, तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन चल रहा है। और अगर यही उठा के पास में चले जाएं, पास के उस वक़्त का जब आपने विज़िट किया उस वक़्त का सीन बयान कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए वो क्या हो जाएगा? वो कंटिन्यूस, वही कंटिन्यूस होगा। तो वहाँ पे वॉज वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस, उस तरह से पास्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। सिर्फ यहाँ से एक्शन उठा के पास्ट पे चले जाएंगे, तो वहाँ का सीन है। तो अब कौन है? ब्लो कौन कर रहा है? कूल एयर, कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। और आगे मज़ीद आप सेंटेंस बना सकते हैं। द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग किस लिए? क्या होगा? टू आप कह सकते हैं टू कीप अस फ्रेश, फ्रेश रखने के लिए। उसके बाद हैप्पी और एक्साइटेड, देखिएगा दीज आर नॉट वर्ब्स, ये एडजेक्टिव्स हैं। और इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है। और फिर क्या होगा? कौन थे हैप्पी और एक्साइटेड? हु वर, उसका नाम लिख देंगे। अब डोंट वरी कि हैप्पी और एक्साइटेड, फिर ये है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड। हैप्पी का मीनिंग आता है, हैप्पी का मीनिंग आता तो डेफिनेटली एक्साइटेड भी उसके रेलेवेंट वर्ड होगा। तो आप खुद मीनिंग को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बैकग्राउंड से। जस्ट दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग, आई स्ट्रेस दैट यू शुड फोकस ऑन द वर्ड्स एंड देयर कॉन्सेप्ट्स रादर उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं जाना, बल्कि उन वर्ड्स पे फोकस करना, उन सेंटेंस पे फोकस करना है। हम इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीनिंग को कैसे समझते हैं उसके लिए मैंने अलहदा से लेक्चर इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा, ताकि आपको ट्रू सेंस में इंग्लिश समझ आए। वी वर हैप्पी एंड एक्साइटेड, अगर मज़ीद लिखना है तो क्यों थे? बिकॉज वी वर विजिटिंग द मरी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जा रहे थे, दैट्स वाई। जी, आपने लोड, ज़ाहिर है लोड कर नहीं रहे थे उस वक्त, लोड किया उस एट दैट टाइम, तो क्या होगा? लोड पे सवाल करें, कौन लोड कर रहा है? हु इज़ लोडिंग? वी लोडेड किसको? ईटेबल्स, क्लॉथ्स एंड क्या होगा? एंड लगेज।
कहाँ पे, ऑन द कार। और क्या होगा, स्टार्टेड जर्नी, स्टार्टेड या वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 5 o'clock। 5 o'clock क्या था, इन द मॉर्निंग, ठीक है, या अर्ली इन द मॉर्निंग जी। अब फाइंड कौन कर रहा है, वी फाउंड, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है, नरेशन चूँकि है तो नरेशन हमेशा आप खुद बयान कर रहा है, पर एक्सपीरियंस कौन बयान कर रहा है, तो पर्सन, तो इसलिए फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करते हैं। तो वी फाउंड, क्या देखा जी आपने रास्ते में, वी फाउंड डिफरेंट पीपल ऑन द वे, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें देखी, जो जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप बयान करते जाएं। क्या था जी, ब्यूटीफुल सीन, ज़ाहिर है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है, तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। आगे सीन को आपने बयान कर रहे हैं, वहाँ पे आप सीन जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, उस सीन को बयान कर, जैसे अक्सर आपने देखा होगा नरेशन किस तरह से यूटिलाइज होती है राइटिंग में। सपोज इफ़ यू माइट हैव स्टडीड रेड डिफरेंट स्टोरीज, तो वहाँ पे जब करेक्टर बयान किया जाता है तो कैसे बयान होता है, जैसे सपोज किसी करेक्टर को राइटर जो ना बयान कर रहा हो, तो उसकी शरबती आंखें थीं, सुनहरी बाल थे, उसकी नाक लंबी थी, तोते की तरह, चलती वो हिरन की तरह थी, बंदे वाली गाली कोई नहीं सी उहदे च। तो इन दिस वे यू आर डिस्क्राइबिंग द सीन। तो सीन को आप जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, वॉकिंग, कौन वॉक कर रहे थे, चाहे लोगों को देखे तो लोग ही वॉक कर रहे थे, पीपल वो वॉकिंग ऑन द रोड। व्हेन यू ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग, लोग जाते हैं रोज़री हाथों में पकड़े हुए, तस्बीहें पकड़े हुए लोग कर रहे होते हैं, वॉक भी कर रहे थे, अल्लाह को याद भी कर रहे होते हैं। तो यू कैन राइट हियर पीपल वो वॉकिंग ऑन द रोड, क्यों, विद रोज़री इन देयर हैंड्स, ठीक है, एंड इंजॉइंग द कोल्ड वेदर या कूल जो ना वो वेदर। प्लोइंग, अब ज़ाहिर है रास्ते में क्या होगा, देयर वर द फील्ड्स, तो वहाँ पे फार्मर्स वर प्लोइंग देयर फील्ड्स ऑन द वे। और बारिश भी करवा दें बेशक, बिकॉज यू नो एवरी रोमांटिक सिचुएशन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम रेन। और whenever you watch this romantic scene in a film, there is always the presence of rain in the end of the story most of the time. So in between, when there is the song also associated with. Okay, it was just so. It was raining. और क्या था उसके बाद, लोग अब ज़ाहिर है रेन में कौन खेलते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, द चिल्ड्रन वर मूविंग अराउंड या वर वॉकिंग हियर एंड देयर एंड एंजॉयिंग द कूल वेदर, या क्या होगा, कूल रेन या कूल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ रेन जी। रास्ते में आपने स्टे किया, तो क्या होगा, स्टे। आप डोंट फॉरगेट, जो मैंने आपको जो डिफरेंस बता रहा हूँ कि किस तरह से लैंग्वेज में सोचते नहीं, बजाय स्टे के आप कहें कि हमने क्याम किया, तो क्याम पे क्यों फोकस करना, जस्ट स्टे कि हमने स्टे किया, तो स्टे का कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ जाएगा, तो स्टे को इस्तेमाल भी कर सकेंगे आप। तो स्टे, कौन, हु इज स्टेइंग, वी स्टेड ऑन द वे, किस लिए, रीज़न भी लिख सकते हैं, टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स। और क्या होगा, रीफिल किया, हु, वी रीफिल्ड, किसको, व्हाट इज रीफिल्ड, क्या होता है रीफिल, ज़ाहिर है द ऑयल टैंक या पेट्रोल टैंक ऑफ आवर कार जी। फिर क्या किया वहाँ पे, डेफिनेटली देयर वाज अ कैफ़े या स्नैक बार वाली दुकान थी, वहाँ पे आपने स्नैक्स लिए और उसके बाद टी लिया, तो क्या होगा, वी टुक टी एंड स्नैक्स देयर। फिर क्या होगा, कमेंस किया, स्टार्ट अगेन, तो वी कमेंस आवर जर्नी। और आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट, आफ्टर रिफ्रेशिंग आवरसेल्व्स, रिफ्रेश करने के बाद क्या होगा, अगेन देयर इज इंफॉर्मेशन, देयर वाज अ ग्रेट फन। अब फन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फन जो है बेसिकली वहाँ पे सीन है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, देयर इज अ सीन
और सीन को आपने कैसे बयान करना है। कौन सिंगिंग कर रहा था? माई फेलोज वर singing songs, different songs. They were laughing, everyone was laughing and enjoying himself. They were shouting, या we were shouting, हम सारे shout कर रहे थे। Blowing नहीं, playing होगा। One of us was playing flute जो ना बजा रहा था। फिर ज़ाहिर है पास से गुजरे, क्या होगा? We passed by, किससे गुजरे? We passed by mountains on the way, माउंटेन्स से गुजरे, ऑन द मोटरवे, या जहाँ से भी आप गुजर रहे हैं। कौन था? अनइवन एंड रगड, क्या होगा? वो दोस्त माउंटेन्स वर अनइवन एंड रगड, ये इन्फॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हम जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे वॉज वर इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव के साथ शोर शार्ट है, वॉज वर लगाना है। अगर नाउन आ जाए तो उसके साथ वो हैड इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता वॉज वर के साथ नाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन देयर आर अ फ्यू एग्जांपल जस्ट। अल्टीमेटली रीच, क्या होगा? पास्ट में हम बयान कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। सब्जेक्ट मौजूद है तो वॉज वर इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, और वहाँ पे आपने फिर सीन बयान कर रहे हैं। यू कैन सीन डिस्क्राइब द सीन एवरीवेयर व्हेनेवर यू आर राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ एसे। तो क्या होगा? इट वॉज अ स्प्लेंडेड सीन। क्या होगा जी? जब आप मरी जा रहे हैं सपोज, तो ठंडा मौसम है वहाँ पे, तो यू कैन इमेजिन देयर व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है वहाँ पे? द स्नो वॉज फॉलिंग, राइट। उसके बाद फ्लोट कर रहा है, कौन फ्लोट कर रहा है? आप यू कैन से क्लाउड्स वर फ्लोटिंग इन द स्काई, एंड क्या कर रहे थे? वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, या द टूरिस्ट वर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड एंजॉइंग द कोल्ड वेदर। उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे बच्चे जो है ना वो बॉल बनाते हैं, बाल उसकी स्नो की। द विजिटर वो अब ये सीन बयान कर रहा है, तो सीन कंटिन्यूस टेंस में, वो आर मेकिंग बॉल्स ऑफ स्नो एंड व्हाट वर दे डूइंग? दे वर थ्रोइंग एट वन अनदर, ज़्यादा लोग हों तो वन अनदर। और इट वाज आल्सो ड्रिजलिंग, इट वाज अ स्प्लेंडेड सीन। और कौन टच कर रहा था पीक्स को? द क्लाउड्स वर टचिंग भी लिख सकते हैं, द क्लाउड्स वर किसिंग द पीक्स। तो इस तरह से आप मेटाफोरिकली या पर्सोनिफिकेशन और इस तरह से और फिगर ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इट वॉज, आप कह रहे हैं कि एज ब्यूटीफुल एज, आप कह लें पैराडाइज, आप मरी को कह रहे हैं इट वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ पैराडाइज, यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो ना यू कैन यूज लॉट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफोर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, एंड सो ऑन। हाँ, इस तरह से आप कह सकते हैं कि द क्लाउड्स वर टॉकिंग एंड किसिंग द माउंटेन्स। तो यहाँ पे आप टॉकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। इज द अर्थ, वहाँ पे आप देखें देयर आर द स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे, तो आप कहेंगे द स्प्रिंग्स वर, या द अर्थ वॉज पेंटिंग, द अर्थ वॉज ब्रीथिंग, और विद द वाटर वॉज फ्लाउटिंग, जो ना वहाँ पे वो निकल रहा था, पानी निकल रहा था। जी, उसके बाद है जी द चिल्ड्रन वर बाथिंग, डिफरेंट टूरिस्ट वर बाथिंग इन द वाटर ऑफ स्प्रिंग वाटर, पानी में, चश्मे के पानी में है। और सम पीपल वर sitting and dipping their legs into the water by sitting on the side of the streams। ठीक है, बैठे हुए थे। हमने भी ज्वाइन किया, वी ऑल्सो ज्वाइन, कौन कर रहा है? वी ज्वाइंट them and enjoyed a lot। in this way you can make sentences। ये मैंने थोड़ा सा सीन दिया, मुकम्मल वापस आना है, वहाँ पे enjoy करना है, वहाँ पे होटल में स्टे किया है,
वहाँ पे और अगले दिन आपने जनाब अगली जगह पे गए हैं, पेट्रियाटा गए हैं, अनदर फिर आगे स्वात की तरफ निकल गए हैं, फिर आप जो ना वो यूबिया, नथिया गली एंड सो ऑन, एबटाबाद से आगे जहाँ मर्जी लेते जाएं, चलते जाएं. यू कैन इमेजिन द सीनरी, यू कैन डिस्क्राइब योर होल विजिट with the help of this tense that is called narrative tense and also called past indefinite tense. With the help of this you can write. And later on we are specific कि इस टेंस के इंडिकेटर्स क्या होते हैं. ये मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेटर हमें वर्ड्स हमें बताते हैं. तो ये तमाम केसेस में हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाना है. इसमें yesterday ही met होगा, few days ago आ गया तो died होगा, last Friday है तो started हो गया, one day है तो past का हवाला दे रहा है, left हो गया, उसके बाद once है तो walked हो गया, और previous letter है तो didn't express. in 1940 past का year आ जाए, कोई past का कोई सन आ जाए तो वहाँ पे हमने क्या लगाना, past होगा, हैज़ पास्ट नहीं होगा. उर्दू में हमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटी लगती है, हैज़ के साथ भी हमें सही लगता है, बट इट डजंट हैपन. सो पास्ट का कोई वाक्य है, 9/11 अटैक पास्ट का एक वाक्य है तो डाइड आ जाएगा. कायदे आज़म चूँकि पास्ट की एक पर्सनैलिटी है तो ये भी पास्ट को हम रेफ़र करेंगे. फॉलोड हो गया, उसके बाद अर्लियर ये भी पास्ट को है, टॉट आ गया. अर्लियर और भी एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है. रोमन्स चूँकि पास्ट के रूलर्स थे, आज नहीं है, तो डेफिनेटली इट आल्सो शोज़ द पास्ट रेफरेंस. उसके बाद आर्मी, ये आखिरी जो 4 एग्जांपल्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल बिकॉज यू हैव टू मेक डिस्टिंक्शन हाउ दे आर डिफरेंट फ्राम अदर्स. आर्मी लॉन्चेस या लॉन्च्ड ऑपरेशन इन वज़ीरिस्तान, तो ये कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो रूटीन में नहीं हो सकते. वो ऐसे एक्शन जो रूटीन में नहीं हो सकते, डेफिनेटली वो पास्ट के वाक़या को इंडिकेट करते हैं. दे विल बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट. सपोज आर्मी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन रूटीन के साथ नहीं करती तो ये पास्ट का वाक़या है, तो इसलिए यहाँ पे लॉन्च्ड हो जाएगा. इसी तरह से मलाला गेट्स नोबेल प्राइज़ नहीं होगा, यहाँ पे गॉट होगा, क्योंकि ये रूटीन में तो नहीं अगर जो ना मलाला हर दफ़ा नोबेल प्राइज़ लेती है पीस का, इट डजंट हैपन. ये पास्ट का एक वाक़या है. अशरफ किल्स या किल 10 रॉबर्स, यहाँ पे आपने किल लगाएंगे क्योंकि रूटीन में नहीं हो सकता है. अशरफ जो ना 10 रॉबरी मारता है, अगर पुलिस का हम कहें कि पुलिस किल्स रॉबर्स, जनरलाइज्ड है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं जनरलाइज्ड सिचुएशन में. लेकिन समवट इंसिडेंट है तो फिर वहाँ पे जनरलाइजेशन नहीं होती, वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होता है. और यूपीएस बैटरी गेट्स एक्सप्लोडेड आफ्टर द एक्सपायरी, यहाँ पे द है तो इसलिए क्या होगा, एक्सप्लोडेड आ जाएगा. अलबत्ता अगर रूटीन में हो तो यूपीएस बैटरी जो ना वो एक्सप्लोड्स या गेट्स एक्सप्लोडेड भी हो सकता है. तो ये थे उसके इंडिकेटिंग वर्ड्स थे जिसकी मदद से हम पास्ट इंडेफिनिट को समझते हैं. अब आते हैं जी द वेरी नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ आल्सो यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पर्टिकुलरली. ये इसके तो एक तो पहले पास के साथ रिलेटेड होगा जो हमने सारी डिस्कशन की, और मोर ओवर ये स्टोरी राइटिंग जो है वो आपको एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी और मैट्रिकुलेट स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगी और लोअर क्लास के लिए भी यूज़फुल होगी कि हमने किस तरह से स्टोरी बनाते हैं और किस तरह से स्टोरी जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं. मैंने सेंटेंस बनाने का तरीका पहले बता दिया, जस्ट चंद एक एग्जांपल दूंगा और उसके बाद उसको हम वाइंड अप करते हैं. ये भी डायरेक्शन होगी जैसे मैंने पहले बताया, ये कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस में होगा, और जो काम पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट होगा. जैसे हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैड प्लान्ड बिफोर द इलेक्शन वर हेल्ड है, हेल्ड नहीं है, हेल्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक. तो वर हेल्ड है, तो हेल्ड से पहले इलेक्शन कमीशन ने प्लान कर लिया था तो वो परफेक्ट टेंस हो जाएगा. जो काम पहले यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस इलेक्शन है और उससे पहले काम हो गया तो वो परफेक्ट हो गया, तो ये परफेक्ट टेंस हो गया. तो अगर इस तरह से रेफरेंस आ जाए बीच में तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एक्शन पहले हो तो वो परफेक्ट टेंस में होगा. जैसे
सपोज आई वॉज सॉरी, तो फॉर वट आई डिड होगा या फॉर वट आई हैड डन होगा? हैड डन होगा क्योंकि जिस पे मैंने सॉरी किया वो किस पे सॉरी किया, वो एक्शन कब हुआ, उस सॉरी करने के वक्त या सॉरी करने से पहले? पहले होगा, तो ज़ाहिर है वो टेंस कौन सा होगा, वो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा वो है जहाँ पे सॉरी कर रहे हैं, और उससे पहले जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट टेंस हो गया, तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाना। और आगे चलते हैं जी हाँ स्टोरी की तरफ। स्टोरी जो है ना, जब भी आपने लिखनी है वहाँ पे आप सबसे पहले आप उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल वो मेन कैरेक्टर होता है या वो मेन सेटिंग, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, लेकिन वो मेन कैरेक्टर होता है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो इसलिए ये टाइटल हमेशा कैपिटलाइज होता है, सारा कैपिटलाइज नहीं, आ कैपिटलाइज चूँकि शुरू में है, फूलिश और स्टैग, फूलिश का एफ और स्टैग का एस बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ये टाइटल का असूल होता है सवाए प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और आर्टिकल्स के, तीन चीज़ों के आपको तमाम जो पार्ट्स होते हैं वो आप कैपिटलाइज लिखते हैं टाइटल में। इसमें चंद चीज़ें याद रखनी हैं जी। स्टोरी लिखते हुए आपने कोई भी करेक्टर शुरू कर रहे हैं तो जब कुछ चीज़ मौजूद होती है तो वहाँ पे हम देर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पास की इन्फॉर्मेशन है, तो देर कैसे बनेगा, देर वाज अ स्टैग। अब लिव है, पास्ट है, लिव करने वाला है, तो क्या होगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ही लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप पहली दफ़ा जिक्र कर रहे हैं स्टोरी में, तो पहली दफ़ा उस नाउन के साथ आ लगाना है, और अगली दफ़ा जब जिक्र करेंगे तो दा हो जाएगा। जैसे आ स्टैग है, आ फॉरेस्ट है, लेकिन अगली दफ़ा जब भी स्टैग की बात आएगी तो या तो प्रोनाउन लगाएंगे या फिर हम उसके साथ दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वेन और फूलिश ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज वेन, जैसे हमने बताया इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस होगा। इसी तरह से बिलीव, बिलीव्ड हो गया, ही बिलीव्ड हो गया। उसके बाद इन अपीयरेंस ऑफ थिंग्स और स्मार्ट बॉडी एंड ट्विस्टेड हॉर्न्स, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन्स हैं, तो ये पोजेशन भी है और नाउन्स भी हैं, तो हैड इस्तेमाल होगा, ही हैड होगा। उसके बाद प्राउड एडजेक्टिव है, तो क्या होगा, ही वॉज प्राउड ऑफ, जैसे मैंने पहले बताया था कि एडजेक्टिव हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या यूज़ करते हैं हम, एडजेक्टिव की सूरत में हम वॉज इस्तेमाल, वॉज पर लगाते हैं, अगर प्रेजेंट हो तो इज एम आर, और अगर या टू कोई भी बीइंग के वर्ब जो है, जो टू बी वर्ब होते हैं, जो होने का मीनिंग देते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे नाउन हो वहाँ पे हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। पास में हैड होगा। प्रेज क्या होगा, कौन प्रेज कर रहा है, वही प्रेज कर रही, और किसकी प्रेज कर रहा है, हिज लेग्स की, या सॉरी हिज हॉर्न्स की, अपने हॉर्न्स की, या देम आ जाएगा उसके। ही फाउंड, फाइंड की बजाय फाउंड, देम पैरागन ऑफ, द पैरागन ऑफ ब्यूटी। उसके बाद है लुक एट, लुक कौन कर रहा है, ही लुक के पास्ट में कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म, ही लुक्ड एट हिज लेग्स। और फिर क्या होगा, डिसलाइक किया, ज़ाहिर है वही कर रहा है, तो ही डिसलाइक्ड, अब लेग की बजाय देम आ जाएगा, प्रोनाउन। अगली अंतिम ज़ाहिर है कौन है, लेग्स है, तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन है तो वाज पर आ जाएगा, लेग्स ज़्यादा है, दे वर अगली एंड लेग थिन। फाइंड क्या हो जाएगा, फाउंड फॉल्ट। उसके बाद फॉरगेट, फॉरगॉट हो जाएगा, ही फॉरगॉट। वेरी हॉट, अब ज़ाहिर हॉट वो नहीं था, मौसम था, तो इट वॉज वेरी हॉट। पास्ट खुश्क होना, ये एडजेक्टिव है। डिड इट ड्राई, तो क्या होगा, हिज थ्रॉट वॉज पास्ट या बोन ड्राई। गो क्या हो जाएगा, वही जाने वाला है, मौजूद है, तो ही वेंट थ्रू अ स्ट्रीम टू ड्रिंक वाटर। आगे रीज़न आ गई तो टू इन्फिनिटिव, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से मूव करते हैं जी आगे। क्वेंस्ड, ही क्वेंस्ड किसने किया, ग्लेंस इसने देखा, ही ग्लेंस्ड। और बॉडी द कलर वाटर, ही डिलाइट, अब डिलाइटेड जो है एडजेक्टिव है, तो क्या होगा, ही वॉज डिलाइटेड, या ही बिकेम डिलाइटेड, या ही वॉज डिलाइटेड, तीनों तरह से लिख सकते हैं। व्हेन ही लुक्ड किस पे, एट हिज लेग्स, क्या होगा, डिस्पाइस, डिसलाइक या डिस्पाइज्ड, तो क्या होगा, ही डिस्पाइज द आइडिया ऑफ हैविंग सच अब्सर्ड लेग्स। इन अ ड्रीमी वर्ल्ड, जैसे हमने पहले इन्फॉर्मेशन में हम इन्फिनिटिव भी लगाते हैं,
preposition phrase भी लगाते हैं, adjective भी लगाते हैं और noun भी लगाते हैं. तो he was in dreamy world of beauty and ugliness. क्या होगा? Here पास में है, सुनने वाला वही है. He heard the growl of किसकी? Some hounds. और उसके बाद वो रशिंग, अब सीन बयान कर रहा है. तो अब कुत्ते जो है ना, वो हाउंड शिकारी कुत्ते क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ भाग रहे थे. तो वो क्या होगा? दे वर रशिंग हो जाएगा. सीन बयान कर रहे हैं, तो मैंने बताया था सीन किस में बयान करना है, कंटिन्यूअस टेंस में. उसके बाद हंटर जो है ना फॉलो कर रहा था उस वक्त, राइट, एट दैट टाइम. तो उस वक्त पॉइंट ऑफ एक्शन पे एक्शन चल रहा है. तो हंटर वॉज फॉलोइंग, हंटर वॉज फॉलोइंग. कौन हुआ जी? अराउज हुआ उसमें, ज़ाहिर ज़िंदगी बचाने का जज्बा. तो द इंस्टिंक्ट ऑफ सेविंग इज लाइफ अराउज्ड इन हिम. अराउज्ड हो जाएगा. टेक टू हील्स, ज़ाहिर वही भागा. टेक टू हील्स इडियम है. टुक टू हील्स. और आउट ऑफ साइट ये एडजेक्टिव है. और ही वॉज आउट ऑफ साइट या ही गॉट आउट ऑफ साइट. क्रॉस किया, ज़ाहिर वही कर रहा है. ही क्रॉस्ड मैनी फील्ड्स. किसने मदद की जी? उसकी ज़ाहिर लेग्स ने. हिज लेग्स हेल्प्ड हिम अ लॉट. और फिर क्या हुआ? क्रॉस फॉरेस्ट, अब क्रॉस किया या कर रहा था. वाइल ही वॉज क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं. ही हैड टू क्रॉस भी लिख सकते हैं. ये डेंस कौन था? डेंस ज़ाहिर है फॉरेस्ट था. तो इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव है. तो द फॉरेस्ट वॉज डेंस. और उसके बाद मैनी बुशेस. अब ये मौजूद है, कुछ चीज़ मौजूद होती है तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं. देर वर मैनी बुशेस एंड हर्ब्स. कौन इंटेंगल हुआ? हिज हॉर्न्स इंटेंगल्ड या गॉट इंटेंगल्ड हो गए. कौन ट्राई कर रहा है? ही ट्राइड. और जंक्चर था, ही वॉज एट द जंक्चर. इन्फिनेटिव फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज आ गई. रियलाइज कर लिया जी, पास्ट में ही रियलाइज इज फुली, बट इट वॉज टू लेट टू मेंट. और फिर उसने अपने आप से कहा, से की बजाय सेड आएगा. जो कोटेशन मार्क होती हैं, किसी का ट्रेंस होती है, किसी का अल्फाज होते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं. और वो टू मी कि मैं चीज़ों को ज़ाहिरी तौर पे देखता था. चूँकि हमने 2 मॉरल लेसन ड्राइव करने हैं तो दोनों की हिंट होने चाहिए. एक प्राइड का भी हमने दे दिया और हमें चीज़ों को ज़ाहिरी तौर पे देखने का भी दे दिया. और रिप्रोस्ट, किसको रिप्रोच किया? खुद को, हिमसेल्फ. और कौन पहुंच गया? ओवरटेक. द हाउंड्स ओवरटुक हिम. एंड क्या होगा? पाउंस्ड ऑन है, पाउंस्ड अपॉन हिम. उस पर टीयर क्या होगा? टोर हिम इनटू पीसेस. एंड फिनिश कर दिया किसको? हिज प्राइड एंड डिसेप्शन ऑफ आइज. मॉरल लेसन आखिर में लिख देना है. वही मॉरल लेसन लिखना है पहले जिसको पूछा गया हो. 2 मॉरल लेसन आएंगे फर्स्ट ईयर में जिस पे आपने स्टोरी लिखनी है. तो मॉरल लेसन टाइटल नहीं देना, टाइटल आपने करेक्टर का देना है और एंड पे मॉरल लेसन कंक्लूड करना है. और वो मॉरल लेसन लिखना है जो आपसे पूछा गया हो. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड और प्राइड है द फॉल. This was all about past and indefinite and how to write sentences, how to write a narrative essay, and how to write a past experience, past incident, या past habit. So that was all for today for this lecture. If you have any question, you can write in the comment box and also visit www.kbl.com.pk and my YouTube channel. Just subscribe for updates. Have a nice time. See you inshallah. Allah Hafiz.